हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोजेनिक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल, डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, चेंजिंग रोल्स ऑफ हॉस्पिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल। So the word hospital comes from the Latin word hospice, signifying a stranger or foreigner, hence a guest. तो जो वर्ड हॉस्पिटल है वो लैटिन के एक वर्ड हॉस्पीस से डराइव हुआ है, जो कि सिग्निफाई करता है किसी स्ट्रेंजर को, फॉरेनर को या गेस्ट को। कुल मिला के एक गेस्ट या जिसको मेहमान बोलते हैं। हॉस्पिटल में भी जो पेशेंट होता है एक मेहमान की तरह ही आता है, थोड़े वक्त के लिए आता है, फिर वो चला जाता है। इसके बाद another noun derived from this is hospitum, came to signify hospitality, that is the relation between guest and shelterer. तो हॉस्पिटैलिटी जो होता है वो रिलेशन होता है गेस्ट और शेल्टर के बीच में। हॉस्पिटैलिटी, फ्रेंडलीनेस, हॉस्पिटेबल रिसेप्शन, ये रिलेशन होते हैं गेस्ट और शेल्टर के बीच में। तो जो लैटिन वर्ड हॉस्पिस है उससे हॉस्पिटम भी डिराइव्ड हुआ है। इसके बाद बाय मेटोनमी। अच्छा, मेटोनमी एक वर्ड होता है जो कि सिमिलैरिटी के बेस पर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। द लैटिन वर्ड देन केम टू मीन अ गेस्ट चैम्बर, गेस्ट लॉजिंग एंड इन। तो जो हॉस्पिस वर्ड है उसको बाद में मेटोनमी की मतलब सिमिलैरिटी की वजह से उसको एक गेस्ट चैम्बर, गेस्ट लॉजिंग या इन, एक आवास की तरह उसको ट्रीट करने लगी। हॉस्पिस इज दस द रूट वर्ड फॉर इंग्लिश वर्ड होस्ट, where the P was dropped for convenience of pronunciation. हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पाइस, हॉस्टल एंड होटल। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पाइस, हॉस्टल, होटल, ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड हैं और ये इंग्लिश के ये सारे के सारे वर्ड रूट हुए हैं लैटिन वर्ड हॉस्पिस से। उसके बाद देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल। तो इसमें H फॉर हीलिंग, O फॉर ऑब्जर्वेशन, S फॉर सुपरविजन, P फॉर परसुएशन, I फॉर इन्वेस्टिगेशन, T for treatment, A for assurance एंड L फॉर लीगल एस्टेब्लिशमेंट। सो हॉस्पिटल ऑब्वियस सी बात है एक लीगल एस्टेब्लिशमेंट होता है, विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स मेडिकल डिक्शनरी, hospital is an institution for the cure, care and treatment of the wounded and for the study of diseases and for the training of nurses and doctors. तो हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें कि क्योर, केयर और ट्रीटमेंट होता है किसी वुंडेड व्यक्ति का। साथ ही यहाँ डिसीज के बारे में स्टडी भी होती है और साथ में ये जगह है जहाँ पर नर्सेज और डॉक्टर्स या कोई भी जो अदर मेडिकल स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग होती है। सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO एक्सपर्ट कमिटी, या इस डेफिनेशन को हम बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू WHO। The hospital is an integral part of social and medical organization, the function of which is to provide for the population complete health care, both curative and preventive, at whose outpatient services reach out to the family in its home environment. The hospital is also a center for the training of health workers and for biosocial research. तो हॉस्पिटल एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल मतलब जो समाज से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका बेस ही है मेडिकल और समाज से वो जुड़ा हुआ है। द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर, और जिसका काम होता है पॉपुलेशन को कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, जिसमें दोनों सर्विस आते हैं क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, एंड हुज आउट पेशेंट सर्विसेज रीच आउट टू द फैमिली इन इट्स होम इन्वायरमेंट। तो हमें पता है हॉस्पिटल के दो टाइप सर्विसेज होते हैं, ओपीडी सर्विसेज एंड आईपीडी सर्विसेज। तो ओपीडी सर्विसेज में जो होता है क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। क्यूरेटिव का बेसिकली मतलब ये होता है कि डिसीज का ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना, थेरेपी प्रोवाइड करना। प्रिवेंटिव सर्विसेज जो होते हैं उसमें इम्यूनाइजेशन आता है, हेल्थ एजुकेशन आता है, ये सारी चीज़ें। और ये जो दोनों टाइप के सर्विसेज होते हैं वो
ओपीडी बेसिस में और आईपीडी बेसिस दोनों पर होते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं फैमिली इन इट्स होम इन्वायरमेंट, मतलब उसके होम इन्वायरमेंट में उसकी फैमिली को केयर देना है, इसका मतलब ये उस हॉस्पिटल के आईपीडी सर्विसेज हैं, या जो कम्युनिटी में कैंप लगाते हैं, किसी गांव वगैरह में जाके कैंप लगाते हैं, इसमें ये सब आता है। द हॉस्पिटल इज ऑल्सो सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। तो लास्ट डेफिनेशन में भी यही बताया था कि हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग होती है और बायो सोशल रिसर्च होते हैं, मतलब मेडिकल साइंस से जुड़े हुए रिसर्च होते हैं। सो स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि ये वाला डेफिनेशन ही उनको अच्छे से समझना है और याद करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही लिखना है। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है हॉस्पिटल का। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, तो हम इसको पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, मतलब उस हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके बाद बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, मतलब पेशेंट कितने वक्त के लिए ठहरेगा हॉस्पिटल में। इसके बाद बेस्ड ऑन ऑनरशिप, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल इनकम। जो नेक्स्ट बेस है वो ऑनरशिप, मतलब मालिक कौन रहेगा, उसका कंट्रोल कौन करेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा और उसका फाइनेंशियल इनकम कैसे होगा, वो सारा है। इसके बाद बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मेडिकल स्टाफ, किस टाइप का मेडिकल स्टाफ है उसके बेस पर। बेस्ड ऑन साइज और बेड स्ट्रेंथ, उस हॉस्पिटल का साइज कितना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, की बेड स्ट्रेंथ में कितना बेड है उसके बेस पर। बेस्ड ऑन लेवल ऑफ केयर, किस लेवल का केयर मिलता है उस हॉस्पिटल में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बाय टीचिंग अफिलिएशन, मतलब उस हॉस्पिटल में टीचिंग होती है कि नहीं होती है, मतलब टीचिंग हॉस्पिटल है कि नॉन टीचिंग हॉस्पिटल है। इसके बाद बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब वहाँ पर किस पद्धति से ट्रीटमेंट होता है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब आएगा। इसके बाद बेस्ड ऑन रीजनैलिटी, रीजनैलिटी का मतलब कि किस रीजन में किस टाइप के हॉस्पिटल होते हैं, जैसे रूरल एरिया, अर्बन एरिया, एक स्टेट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक तालुक होता है, मतलब तहसील। और लास्ट है एज पर WHO क्लासिफिकेशन। तो इसका हम पहला क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। जनरल हॉस्पिटल्स, general hospitals are meant to provide a wide range of various types of healthcare but with limited capacity. They care for patients with various disease conditions for both sexes to all ages, medical, surgical, pediatric, obstetrical, eye, ear, etc. Usually, general hospitals are devoid of super specialist medical care. तो जनरल हॉस्पिटल यूजली वाइड रेंज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, बट उनका जो कैपेसिटी होता है वो लिमिटेड होता है। तो ऐसे हमने भी कई सारे हॉस्पिटल देखे होंगे जहाँ पर, जिनको हम जनरल हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ पर जनरली हम जाके फीवर, डायरिया, मलेरिया ऐसे ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। बट वो हॉस्पिटल बड़ी सर्जरी जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन या कीमोथेरेपी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इनका जो जनरल हॉस्पिटल्स रहते हैं उनकी कैपेसिटी जो रहती है उनकी लिमिटेड रहती है, और ये सारे टाइप के पेशेंट्स को केयर दे सकते हैं, मतलब कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज हो, मेडिकल केस हो, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिकल, INT। तो ये जनरली सारे टाइप के डिजीज कंडीशंस को कवर करते हैं, सारे जनरल सर्जरीज, सारे जनरल मेडिसिन इनका यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड हॉस्पिटल वो है स्पेशल हॉस्पिटल। सो स्पेशल हॉस्पिटल में क्या होता है, दे लिमिट देयर सर्विस टू अ पर्टिकुलर फील्ड और डिसीज कंडीशन, ऑर्थोपीडिक्स, मैटरनिटी, पीडियाट्रिक्स, जीरियाट्रिक्स, ऑन्कोलॉजी, मेंटल एक्सेट्रा। तो जो स्पेशल हॉस्पिटल या जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं या सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ एक ही एरिया में लिमिटेड हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन। जैसे ऑर्थोपीडिक हॉस्पिटल्स, यहाँ पर सिर्फ ऑर्थो से रिलेटेड ही डिसीज कंडीशन और सर्जरी होगी। मैटरनिटी तो आपने देखी होगा, मैटरनिटी सेंटर्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजिकल कंडीशन ही ट्रीट होती हैं।
जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, जो बच्चों के जो अस्पताल होते हैं उसकी बात होती है। ओल्ड एज होम, ओल्ड एज सेंटर होते हैं वो जीरियाट्रिक्स में आते हैं। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर हॉस्पिटल, और मेंटल में मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पर सिर्फ मेंटल इलनेस का ही ट्रीटमेंट होता है, तो ये स्पेशल हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इसमें है आइसोलेशन हॉस्पिटल। तो isolation hospitals are those hospitals in which the person suffering from infections, communicable diseases require isolation. Example, epidemic disease hospital Bangalore. तो आइसोलेशन हॉस्पिटल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें इस तरीके के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जिनको कोई कम्युनिकेबल डिसीज हो और उनको आइसोलेशन की ज़रूरत हो। तो इसका एक एग्जांपल ये एपिडेमिक डिसीज हॉस्पिटल बेंगलोर है। इसके बाद टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, अभी ऑब्जेक्टिव्स ही चल रहा है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स में ही ये चल रहा है। तो टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, college is attached with a hospital for medical, nursing, dental, pharmacy education. The main objective is to provide medical care. Teaching and research is secondary. तो कुछ टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि इन हॉस्पिटल से कॉलेज अटैच रहता है जो कि मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फार्मेसी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। और टीचिंग जो रहता है उनका सेकेंडरी फंक्शन है, टीचिंग और रिसर्च उनका सेकेंडरी फंक्शन है। इसके बाद हम जो सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, मतलब पेशेंट कितने वक्त के लिए हॉस्पिटल में रुकता है। तो इसमें दो टाइप होते हैं, शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल और लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल। तो पहले देखते हैं शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल। दीज आर हॉस्पिटल्स वेयर 90% ऑफ ऑल पेशेंट्स एडमिटेड स्टे लेस देन 30 डेज। इसमें क्या होता है कि जो इस हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले जो 90% पेशेंट है वो 30 डेज के पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब उनका जो स्टे रहता है 1-2 दिन से लगा के 30 डेज, मतलब लेस देन 30 डेज तक हो सकता है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म और लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल्स। These are hospitals where over 90% of all patients admitted stay 30 days or more. Example, mental hospital. तो ये ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर ओवर 90% पेशेंट वो मोर देन 30 डेज के लिए स्टे करते हैं, 30 या 30 से ज़्यादा दिन के लिए स्टे करते हैं। एग्जाम्पल है मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल या उससे भी ज़्यादा पेशेंट एडमिट बने रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन ओनरशिप, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल इनकम। तो इसमें पहला आता पब्लिक हॉस्पिटल। Public hospital or government hospital is a hospital which is government owned and is fully funded by government and operates solely of the money that is collected from the taxpayers to fund healthcare initiatives. तो पब्लिक हॉस्पिटल को हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बोलते हैं। ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑन करती है, मतलब मालिक इनकी गवर्नमेंट होती है। और ये जो हॉस्पिटल होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं, मतलब हम और आप जो टैक्स भरते हैं, तो उन टैक्स के पैसे से ये हॉस्पिटल रन होते हैं ताकि गरीब लोगों को भी ट्रीटमेंट मिल सके। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल। तो a private hospital is a hospital not owned by the government, including for profits and non-profits. Funding is by patients themselves, self by insurers. तो प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे सारे हॉस्पिटल जिनको गवर्नमेंट ऑन नहीं करती हैं वो सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल कहलाते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अलग अलग कैटेगरी है। कुछ हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट तो होते हैं बट वो नॉन प्रॉफिट के लिए होते हैं, मतलब वो उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। बट अधिकतर जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो फॉर प्रॉफिट होते हैं। इसको इसका क्लासिफिकेशन नेक्स्ट जो स्लाइड्स में और अच्छे से दिया गया है। हाँ, और एक चीज़ और है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की जो फंडिंग होती है वो पेशेंट की जो फीस होती है या जो पेशेंट जिनसे इंश्योरेंस लेता है उनके द्वारा ये हॉस्पिटल रन करते हैं। इसी में अभी नेक्स्ट है वॉलेंट्री या फिलॉन्थ्रोपिक हॉस्पिटल। सो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल सपोर्टेड बाय वॉलेंट्री contributions and under the control of a local, usually self-appointed board of managers. A non-profit hospital. Example, Hope Foundation, Fistula Hospital,
तो जो वॉलंटरी हॉस्पिटल जो होते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों की सेवा करना होता है। यूजली ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस, मतलब जो स्वेच्छा से लोग दान करते हैं उनके पैसों से चलते हैं। इसके बाद आता है चैरिटेबल हॉस्पिटल। A charitable hospital or charity hospital is a non-profit hospital that provides treatment for poor and uninsured people who cannot purchase the treatment. चैरिटेबल हॉस्पिटल जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल होते हैं, और इन हॉस्पिटल का मकसद भी होता है यही कि पुअर और अनइंश्योर्ड पीपल जो कि ट्रीटमेंट परचेस नहीं कर सकते उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना इनका मकसद होता है। तो ये एक टाइप से अपोजिट टू प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो वो इसीलिए फॉर्म होते हैं कि वो प्रॉफिट कमा सके। ये फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स होते हैं। कई सारे चेन ऑफ हॉस्पिटल्स आपने देखा होगा, जैसे डॉक्टर रेड्डीज हॉस्पिटल हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया। ये अलग अलग बड़ी बड़ी सिटी में इनके क्या होते हैं, फ्रेंचाइज होते हैं, और ये किसी एक कॉरपोरेट के अंडर में रहते हैं, और इनका ये सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो पर्पस होता है वो फॉर प्रॉफिट ही होता है। ये बहुत महंगे हॉस्पिटल होते हैं, और यूजली ये स्पेशलिस्ट टर्शरी लेवल केयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो जितने महंगे ट्रीटमेंट, जो सोफिस्टिकेटेड सर्जरीज होती है, सोफिस्टिकेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो सारा का सारा ये प्रोवाइड करते हैं। नर्सिंग होम्स to a private residential institution equipped to care for persons unable to look after themselves as the aged or chronically ill. नर्सिंग होम मतलब ऐसा घर जहाँ पर लोगों की सेवा होती है। तो जो ये नर्सिंग होम होता है वहाँ पर जो एजेड लोग होते हैं और क्रॉनिकली इल पेशेंट होते हैं, जो सेल्फ केयर नहीं कर पाते हैं या जिनको कंटिन्यूस मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, हालांकि यहाँ पर एक डॉक्टर रहेगा इनका लुक आफ्टर करने के लिए, उनको देखने के लिए, चेकअप के लिए हमेशा मौजूद रहता है। इसके बाद लास्ट जो है इसमें वो है सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल रन बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटी। तो ऐसे कई सारे हॉस्पिटल हमने देखे हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट होते हैं, जिनका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट, कुछ खर्चा रहता है वो गवर्नमेंट बेयर करती है, और कुछ प्राइवेट एंटिटी या कुछ लोग मिलके, कोई एनजीओ मिलके उसका खर्चा उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैंट बोर्ड हॉस्पिटल या प्रसूति का गृह जो होते हैं वो सब इसमें आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मेडिकल स्टाफ। इसमें है क्लोज्ड स्टाफ हॉस्पिटल। तो फिजिशियंस आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेडिकल एक्टिविटीज इन द हॉस्पिटल इंक्लूडिंग द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, फी पेइंग एंड इमरजेंसी। तो इसमें जो फिजिशियंस होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पेशेंट जो भी एडमिट होता है उसकी सारी मेडिकल एक्टिविटीज़ के लिए, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। तो इन हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि बाहर से कॉल पर दूसरे डॉक्टर्स को नहीं बुलाते हैं, यही इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर, मतलब ये क्लोज्ड स्टाफ ही सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, बाहर से कोई भी कॉल पर नहीं बुलाते हैं। सो अ क्लोज्ड हॉस्पिटल सिस्टम इज वन इन विच ऑल डॉक्टर्स आर ऑन स्टाफ and doctors are that aren't on staff may not have access or privileges at said hospital। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें जो स्टाफ है, अपॉइंटेड स्टाफ है, वही सारे टाइप का ट्रीटमेंट और पेशेंट इंटरेक्शन सब कुछ देखेगा, बाहर से कोई डॉक्टर कॉल पर नहीं आएगा। इसी में दूसरा जो टाइप है वो ओपन स्टाफ हॉस्पिटल है। This type of hospital permits other physicians in the community to admit and treat patients to the hospital and treat them। इसमें क्या होता है कि ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो अदर फिजिशियंस, मतलब जो उस हॉस्पिटल के एम्प्लॉय नहीं हैं बट उस सिटी में या किसी और सिटी में हैं, और वो क्या कर सकते हैं, अपने पेशेंट्स को इन हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं और उनको विजिट के लिए भी हॉस्पिटल में आ सकते हैं, और हॉस्पिटल उनको अलाउ करता है ट्रीटमेंट देना, थेरेपी देना, ये सब अलाउ करता है। ओपन मेडिकल स्टाफ विच मीन्स एनी फिजिशियंस कैन रिक्वेस्ट टू प्रैक्टिस एट द फैसिलिटी। सीधा से इसमें यही मतलब है कि मेडिकल स्टाफ, जो ओपन मेडिकल स्टाफ में यही होगा कि कोई भी फिजिशियन रिक्वेस्ट कर सकता है कि उनका पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वो हॉस्पिटल में आ सकता है। भले वो
हॉस्पिटल से अफ़िलिएशन में हो या ना हो। हॉस्पिटल अफ़िलिएशन का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के बीच में कि वो एक सर्टेन पीरियड तक इस हॉस्पिटल में सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन साइज़ और बेड स्ट्रेंथ। तो इसमें जो है टीचिंग हॉस्पिटल जिसको अपन वेरी लार्ज साइज़ हॉस्पिटल बोल सकते हैं। तो जो इसमें बेड स्ट्रेंथ रहती है 500 और मोर रहती है। ये बेड स्ट्रेंथ जो है इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर स्टूडेंट्स का नंबर इंक्रीज़ होता है तो। सेकंड आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये लार्ज हॉस्पिटल्स होते हैं। यूजुअली यहाँ पर 200 बेड्स के हॉस्पिटल होते हैं जिनको अप टू 300 बेड इंक्रीज़ करा जा सकता है। डिपेंड करता है कि वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है। इसके बाद आता है तहसील या तालुक हॉस्पिटल। इसको मीडियम इंटरमीडिएट साइज हॉस्पिटल भी हम बोल सकते हैं। इसमें बेड स्ट्रेंथ रहती है 50 रहती है। मे बी रेज्ड डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड। तो इसमें भी 50 बेड होते हैं बट उनको इंक्रीज करा जा सकता है। डिपेंड करता है कि वहाँ का पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो तहसील हॉस्पिटल जो यूजली होते हैं ना, CSC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं वो तहसील तालुक हॉस्पिटल कहलाते हैं। इसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC। तो इसको स्मॉल साइज हॉस्पिटल बोल सकते हैं जिसमें बेड जो होता है वो 6 या अप टू 10 हो सकता है। डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितना है। ये जो क्लासिफिकेशन था वो साइज या बेड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग था। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन लेवल ऑफ केयर पर है, बेस है। इसमें लेवल आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इसमें जो लेवल है इन कैटेगरी से डिवाइड कर सकता है। लेवल ऑफ केयर का मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है कि इसमें किस टाइप के हेल्थ सर्विसेज, मतलब लेस सोफिस्टिकेटेड से मोर सोफिस्टिकेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज की बात होती है इसमें। तो इसमें आता है प्राइमरी केयर हॉस्पिटल, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल। तो देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें जो प्राइमरी केयर जिसको एसेंशियल केयर जो बोलते हैं, प्राइमरी केयर क्या होता है? दिस ऑफिस इज द फर्स्ट स्टॉप फॉर मोस्ट ऑफ सिम्टम्स एंड मेडिकल कंसर्न्स। पेशेंट माइट सीक प्राइमरी केयर फॉर द फॉलोइंग: इलनेस, इंजरी, रेफरल। तो प्राइमरी केयर का मतलब ये होता है, ये फर्स्ट स्टॉप होता है किसी भी पेशेंट के लिए कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डायरेक्टली किसी बड़े हॉस्पिटल नहीं जाता है। सबसे पहले उसके पास में जो हॉस्पिटल पड़ता है या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो पड़ता है वो एक छोटा क्लिनिक भी हो सकता है या कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल PHC CHC जो भी उसके पास पड़ता है वो पड़ता है। तो वहाँ पर वो प्राइमरी केयर रिसीव करता है। और कब रिसीव करता है? जब उसको कोई इलनेस, कोई इंजरी हो जाती है या उसका डिसीज ज़्यादा ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको रेफरल की ज़रूरत है। इसके बाद इसी में सेकेंडरी केयर होता है, इसको स्पेशलिस्ट सर्विसेज भी बोलते हैं। सेकेंडरी केयर मीन्स पेशेंट्स डॉक्टर हैज़ ट्रांसफर्ड हिज केयर टू समवन हु हैज़ मोर स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज इन whatever health issue the patient is experiencing. Specialist focus either on specific system of body or particular disease or condition. Examples of a specialist include cardiologist, endocrinologist, oncologist. तो सेकेंडरी केयर स्पेशलिस्ट केयर सर्विसेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी केयर गिवर है, मतलब जहाँ पर जब कोई बीमार हुआ था तो पहली बार जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या जो प्राइमरी केयर पाने के लिए हॉस्पिटल में पेशेंट गया था, जब उस डॉक्टर को लगता है कि भाई इसको मैं तो डील नहीं कर पाऊंगा, इसको एडमिट करने की ज़रूरत है या कोई सर्जरी करने की ज़रूरत है, तो ऐसे में उस पेशेंट को ट्रांसफ़र करा जाता है किसी एक्सपर्ट के पास में। तो ऐसे में अपन उसको सेकेंडरी या स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज बोलते हैं। तो ये जो कुछ होते हैं स्पेशलिस्ट, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, डेंटिस्ट होते हैं, तो ये अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। इसके बाद थर्ड आता है टर्शरी केयर एंड हॉस्पिटलाइजेशन। If patient is hospitalized and require a higher level of specialty care, his doctor may refer him to the tertiary care. Tertiary care requires highly specialized equipment and expertise. तो टर्शरी केयर में हाईली
स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है कि प्राइमरी केयर वाले डॉक्टर को दिखाया, उसने कहीं पास में किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पर उस हॉस्पिटल ने भी बोल दिया कि भई हमारा तो बस का है नहीं, इस बीमारी में आपको इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और वो जिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का बताते हैं वो यूजुअली टर्शियरी केयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब वहाँ पर मोर सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट और मशीनरी वहाँ पर मिल जाती हैं। उनको हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और एक्सपर्टाइज सर्विसेज मिल जाती हैं। तो ऐसे में हम जो टर्शियरी केयर होता है वहाँ पर कुछ प्रोसीजर देखने को मिलता है, जैसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी जो होती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, न्यूरो सर्जरी होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ये न्यूरो सर्जरीज प्लास्टिक सर्जरीज हर जगह नहीं हो सकती हैं। इसी में एक और आता है quaternary care. Quaternary care is considered as extension of tertiary care. However, it is even more specialized and highly unusual. तो जो quaternary care होता है उसको extension बोलते हैं tertiary care का ही, मतलब tertiary care से भी ऊपर जो होता है वो होता है quaternary care. तो ये जो होती हैं मोर स्पेशलाइज्ड और हाईली अनयूजल, मतलब ये हर जगह देखने नहीं मिलती हैं। जो ये काम करते हैं, जो क्वार्टरली केयर सेंटर्स जो काम करते हैं या हॉस्पिटल जो काम करते हैं वो अनयूजुअल होते हैं। बिकॉज इट इज़ सो स्पेसिफिक, नॉट एवरी हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर्स ऑफर्स क्वार्टरली केयर। तो हर एक हॉस्पिटल ये क्वार्टरली केयर प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो the type of quaternary care include experimental medicine procedures, uncommon and specialized surgery. तो experimental medicine मतलब न्यू मेडिसिन भी यहाँ टेस्ट होती है, न्यू टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर भी यहाँ पर जो होते हैं परफॉर्म होते हैं, तो हाईली सोफिस्टिकेटेड होते हैं ये। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है बाय टीचिंग अफिलिएशन, या बोल सकते हैं बेस्ड ऑन टीचिंग अफिलिएशन। तो इसके अंदर दो टाइप की हॉस्पिटल्स आते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स एंड नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचिंग हॉस्पिटल्स के बारे में। तो जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, इट इज़ अ हॉस्पिटल टू विच अ कॉलेज इज अटैच्ड for medical, nursing, dental, pharmacy, education. The primary objective of these hospitals is teaching based on research, and the provision of healthcare is the secondary. तो ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं उनके साथ में एक कॉलेज अटैच रहता है जो कि मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल और जो भी मेडिकल स्टाफ होते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब कुल मिला के एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इन टाइप के हॉस्पिटल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो टीचिंग करना ही होता है, टीचिंग और रिसर्च करना ही होता है, जहाँ पर हेल्थ केयर तो सेकेंडरी फंक्शन है। तो ऐसे में जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एम्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, PGI MER, ये होते हैं, और मेडिकल कॉलेजेस इनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट था वो था नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स। These are those hospitals which provide treatment for common diseases and conditions. The main objective of these hospitals is to provide medical care to the people. तो नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स क्या होते हैं? ऐसे हॉस्पिटल जो टीचिंग नहीं करवाते, टीचिंग करवाते ही नहीं हैं, या वहाँ पर कोई और कॉलेज अटैच ही नहीं रहता है। तो इनका जो हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो है पीपल को मेडिकल केयर, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। उनका प्राइमरी फंक्शन ही यही होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये तो आप समझते हैं। सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है कि ये ट्रीटमेंट करने का तरीका होता है, या जिसको चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। तो चिकित्सा पद्धति जैसा कि हम जानते हैं एलोपैथी होती है, तो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स होते हैं। तो अभी जितने भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट अभी यूज़ ज़्यादा हॉस्पिटल होते हैं वो एलोपैथिक हॉस्पिटल ही होते हैं। हालाँकि गवर्नमेंट के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स भी होते हैं, नहीं तो प्राइवेट तो होते ही हैं। होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स भी होते हैं, यूनानी हॉस्पिटल, सिद्धा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल्स ऑफ अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो कई सारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, मतलब चिकित्सा पद्धति कई सारी हैं, पर जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है चिकित्सा पद्धति में, वो सबसे ज़्यादा दिया जाता है एलोपैथिक हॉस्पिटल्स को। उसके बाद में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स को सेकंड इम्पोर्टेंस मिलता है। फिर उसके बाद में होम्योपैथिक,
फिर यूनानी, सिद्धा, ये कम ही मिलते हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होता है वो दिया जाता है एलोपैथिक हॉस्पिटल को। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन रीजनैलिटी, मतलब रीजन के बेस पे। तो लोकल हॉस्पिटल्स में आता है, लोकल रीजन में जो हॉस्पिटल आते हैं सब सेंटर्स होते हैं, पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और सेंट्रल गवर्नमेंट रन करता है एम्स जो हॉस्पिटल होते हैं, तो एक रीजन के लिए ही होते हैं, वो एक रीजन, एक क्षेत्र के लिए होते हैं। तो यूजली जो स्टेट होते हैं, हर स्टेट में एक रीजनल सेंट्रल हॉस्पिटल होता है, जैसे एम्स भोपाल मध्य प्रदेश के लिए है। इसके बाद नेशनल हॉस्पिटल्स होते हैं, तो नेशनल हॉस्पिटल वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से रन होते हैं। तो इसके एग्जांपल है नेशनल किडनी हॉस्पिटल, गौतम बुद्ध नेशनल हॉस्पिटल थाने, खादिजा नेशनल हॉस्पिटल। तो ये हाँ लोकल हॉस्पिटल और नेशनल हॉस्पिटल्स का एक क्लासिफिकेशन है रीजनैलिटी के बेस पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एज पर डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन। तो डब्ल्यूएचओ ने हॉस्पिटल्स को 3 एरिया के हिसाब से, 3 रीजन के हिसाब से बताया है। तो रीजनल हॉस्पिटल, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रूरल हॉस्पिटल। तो रीजनल हॉस्पिटल्स जो होते हैं ये सबसे, इनको बोल सकते हैं बड़े अस्पताल होते हैं। प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ ट्रीटमेंट एंड हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। ये जो हॉस्पिटल होते हैं कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ ट्रीटमेंट एंड हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये अपने एरिया के बेस्ट हॉस्पिटल होते हैं। ये जो हॉस्पिटल होते हैं वो सर्व्स अ लार्जर एरिया देन लोकल हॉस्पिटल। तो उस एरिया का जो लोकल हॉस्पिटल है उससे भी ज़्यादा बड़े एरिया के लोगों को सर्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो एक एरिया का बेस्ट हॉस्पिटल कहलाया जाता है। भले ही एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसके बगल में ही क्यों ना हो, बट जो लोगों का प्रेफरेंस रहेगा वो मेडिकल कॉलेज पर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में। तो अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिपिकली इज अ मेजर हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इट्स लोकेलिटी। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है वो टिपिकली एक मेजर हेल्थ केयर फैसिलिटी होता है किसी लोकेलिटी में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उस डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट हॉस्पिटल होता है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही उस डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट हॉस्पिटल कहलाएगा। इसमें मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं कई सारे डिसिप्लिन में, जैसे मेडिसिन में, सर्जरी में, गायनी में, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सर्विसेज मिल जाते हैं। लास्ट आता है रूरल हॉस्पिटल्स। तो जो रिमोट हॉस्पिटल्स विद स्मॉल नंबर ऑफ बेड्स एंड लिमिटेड सर्विस कैपेसिटी। तो जो रूरल हॉस्पिटल होते हैं मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे पीएससी, सब सेंटर, सीएससी, ये जो होते हैं रिमोट हॉस्पिटल्स कहलाते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से तो बहुत दूर होते हैं, और उनके पास जो बेड होते हैं लिमिटेड होते हैं, और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं वो भी जनरल सर्विसेज होते हैं और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ में होते हैं। तो इनके अंदर जो होते हैं 20 से लेके 100 तक बेड्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर। तो फाइनली हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल फिनिश कर दिया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो इसमें हॉस्पिटल के हमने 2 फंक्शन को मेंशन करा है। फर्स्ट फंक्शन है इंट्राम्यूरल फंक्शंस। इंट्राम्यूरल फंक्शंस का मतलब होता है सर्विसेज विद इन द वॉल ऑफ हॉस्पिटल। सर्विसेज विद इन द वॉल ऑफ हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल के ऐसे सर्विस जो हॉस्पिटल की 4 दीवारी के अंदर प्रोवाइड करे जाते हैं। और एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शंस जो होते हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं कि वो हॉस्पिटल की 4 दीवारी के बाहर होते हैं, जैसे इसमें सर्विसेज आउटसाइड द वॉल ऑफ हॉस्पिटल। तो इसको चलो थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। तो बात करते हैं इंट्राम्यूरल फंक्शंस की। तो इंट्राम्यूरल फंक्शंस में आते हैं, सबसे पहले फंक्शन आता है थेराप्यूटिक फंक्शन। तो इसमें डायग्नोस्टिक फंक्शन, क्यूरेटिव फंक्शन, रिहैबिलिटेटिव फंक्शंस, केयर ऑफ इमरजेंसीज, ये सारे आते हैं थेराप्यूटिक्स में। इसके बाद में प्रिवेंटिव फंक्शंस में आते हैं एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल सर्विसेज, वेल बेबी क्लिनिक्स एंड इम्यूनाइजेशन, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज।
control of communicable diseases, health education. नेक्स्ट है एजुकेशन, एजुकेशनल सर्विसेज या एजुकेशनल फंक्शंस। तो मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, पैथोलॉजी, फार्मा, इस सब का एजुकेशन प्रोवाइड करना भी हॉस्पिटल का फंक्शन है और इंट्राम्यूरल फंक्शन है क्योंकि ये विद इन हॉस्पिटल वॉल में होता है। फिर इसके बाद रिसर्च फंक्शन। तो क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च जो होते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं, वो उस हॉस्पिटल का इंटरनल मैटर होता है। हॉस्पिटल की चार दीवारी के अंदर ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं और ये सारे के सारे इंट्राम्यूरल फंक्शंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शन। एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस क्या होते हैं? हॉस्पिटल की चार दीवारी के बाहर जो सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो कहलाते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शन। तो इसमें ओपीडी सर्विसेज, पेशेंट इसमें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होता है, तो ओपीडी सर्विस एक्स्ट्रा म्यूरल है। आउटरीच सर्विसेज का मतलब होता है कि इसमें पेशेंट के होम प्लेस पर जाते हैं, जैसे जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर कैंप लगते हैं, वो सब इसमें आता है। होम केयर, होम केयर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती हैं वो होम केयर प्रोवाइड करती हैं। मेडिकल कैंप्स होते हैं और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो घर घर जाके होते हैं, घर घर जाके होते हैं, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम हो गया। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस हैं। अब सिर्फ अपन सीधा सीधा फंक्शंस की बात करें तो हॉस्पिटल के फंक्शंस गिनती के ही होते हैं। फर्स्ट इसमें है क्यूरेटिव फंक्शन। तो इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल एंड कंसर्न विद प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। तो किसी भी हॉस्पिटल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्यूरेटिव फंक्शन ही उसका प्राइमरी फंक्शन होता है, जिसमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना ही मेन होता है। It refers to any type of care given to the patient by the healthcare team members, physician, doctor, dietitian। तो इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं कि पेशेंट को एनी टाइप ऑफ केयर, अगर जो हेल्थ केयर टीम मेंबर का मेंबर्स जो होते हैं वो किसी भी टाइप का पेशेंट केयर जब देते हैं तो वो क्यूरेटिव फंक्शन के अंदर आ जाता है। इसमें डाइटिशियन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नर्सेज करते हैं, फिजिशियंस करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, फार्मासिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जब पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड फंक्शन होता है प्रिवेंटिव फंक्शंस। तो इट इज एन इमर्जिंग सेकेंडरी फंक्शन फॉर द हॉस्पिटल एंड कंसर्न विद हेल्थ प्रमोशन। तो प्रिवेंटिव फंक्शन, पहले तो हॉस्पिटल का मेन फंक्शन क्यूरेटिव ही था, अभी प्रिवेंटिव भी बहुत ज़्यादा इमर्जिंग है। मतलब अभी जो गवर्नमेंट का मेन फोकस है वो ये है कि लोगों को बीमारी नहीं पड़ने देना है, उसको बीमारी को प्रिवेंट करना है, किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करना है। तो ये इमर्जिंग सेकेंडरी फंक्शन है किसी भी हॉस्पिटल के लिए और इसमें हेल्थ प्रमोशन शामिल है। मतलब अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसको और हेल्दी और उसकी हेल्थ को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। इट इज़ गेदर टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग द प्रिवेंटिव सर्विसेज थ्रू अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो हर जगह पर होते हैं, हर रूरल एरिया में होते हैं, अर्बन एरिया में भी होते हैं, तो वहाँ से लोगों को एडुकेट करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। इट टेक्स एन एक्टिव रोल टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होता है, वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं कि पॉपुलेशन की हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव करना। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, जो टीवी पर जो एड आते हैं जिसमें हेल्थ के बारे में बताते हैं, हैंड वॉशिंग के बारे में बताते हैं, मास्क के बारे में बताते हैं, उनके यूज़ के बारे में बताते हैं, हाउ टू प्रिवेंट मलेरिया या किसी सर्टेन टाइप के डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करें उसके बारे में बताते हैं। तो ये सब प्रिवेंटिव फंक्शन है जो हॉस्पिटल्स के द्वारा ही निकल के आते हैं। अब प्रिवेंटिव केयर जो होता है वो कितने टाइप का होता है वो भी देखने वाली बात है। प्रिवेंटिव केयर कितने टाइप का होता है? तो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, पहला तो ये है कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करना। प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसको प्रिवेंट करना भी इसका एक फंक्शन है। मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। सेंटिनल सर्विलेंस, किसी पर्टिकुलर टाइप के डिजीज के ऊपर नज़र रखना या किसी पर्टिकुलर एरिया में नज़र रखना कि वहाँ पर कोई सर्टेन टाइप का डिजीज ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे डेंगू का नोटिफिकेशन चलता है किसी पर्टिकुलर एरिया में,
तो ये है। चाइल्ड हेल्थ के लिए भी प्रिवेंटिव सर्विसेज होते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन होता है, न्यूट्रिशनल एड्स होते हैं, फिर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग भी है कि जो जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमन होती हैं, जो यंग गर्ल्स होती हैं, तो उनको आयरन की कमी से होने वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जैसे एनीमिया होता है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स चलाती है, वो सब इसमें आता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए भी गवर्नमेंट कंसर्न रहती है, जैसे कुछ फैक्ट्रीज होती हैं यहाँ पर रिस्क रहता है इंजरी का, तो हेलमेट और सेफ्टी वेस्ट वो सब गवर्नमेंट पॉलिसी बना के उन कंपनीज के ऊपर या उन फैक्ट्रीज के ऊपर अप्लाई करती है। और लास्ट आता है इसमें हेल्थ एजुकेशन, ये सबसे बड़ा टूल है। लोगों को एडुकेट करना, एडुकेशन से ही अवेयरनेस फैलेगी, ये सबसे बड़ा फंक्शन है प्रिवेंटिव केयर का। इसके बाद नेक्स्ट था ट्रेनिंग फंक्शंस। तो इट इज़ द सेकेंडरी फंक्शन एंड कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल to build manpower by preparing professional and technical personnel who provide health services. एग्जाम्पल फिजिशियन, नर्सेज, डेंटिस्ट, थेरेपिस्ट। तो ट्रेनिंग फंक्शन हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेनिंग ये सेकेंडरी फंक्शन होता है हॉस्पिटल का। किसी हॉस्पिटल का ये प्राइमरी फंक्शन भी हो सकता है, पर अधिकतर हॉस्पिटल का सेकेंडरी फंक्शन ही होता है। तो इसका ये किस चीज़ से कंसर्न रहता है? ये प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू बिल्ड मैन पावर को बिल्ड करने के लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल का ये सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो इसमें जो है प्रोफेशनल और टेक्निकल पर्सनल को प्रिपेयर करा जाता है ताकि वो हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। तो जो मेडिकल में जो होते हैं फिजिशियंस, नर्सेस, डेंटिस्ट, थेरापिस्ट, ये सब आते हैं, इन सभी का ट्रेनिंग हॉस्पिटल में होता है। इसके बाद फोर्थ है रिसर्च फंक्शन। तो it is the secondary function and concerned with conducting the health related researches that focus on the improvement of the health and or preventing the disease। तो रिसर्च फंक्शन में क्या आता है? इसमें किसी पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन, सर्जरी या मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट होते हैं। रिसर्च से क्या होता है? बॉडी ऑफ नॉलेज इंप्रूव होता है और नई प्रैक्टिस का जन्म होता है। नई प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? मोर इफेक्टिव होती है, क्योंकि हमने ये देखा है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मतलब ऐसा प्रैक्टिस करना जिसके प्रमाण है कि वो सही है, क्योंकि उसके ऊपर कई सारे रिसर्च हो चुके हैं और हर रिसर्च में उसका रिजल्ट ये निकला है कि हाँ, ये पर्टिकुलर टाइप का प्रैक्टिस ज़्यादा इफेक्टिव है व्हेन वी कंपेयर विद द अदर प्रैक्टिसेस। तो रिसर्च फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या है कि पेशेंट को जो सबसे बेस्ट केयर होता है वो प्रोवाइड करता है। तो रिसर्च का हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंस है। फिफ्थ और लास्ट फंक्शन इसका रिहैबिलिटेटिव फंक्शन है। तो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंडिविजुअलाइज्ड and effective interventions aimed at promoting both patient safety and a return to independent function। तो रिहेबिलिटेशन का सीधा सा मतलब होता है कि किसी डिसीज या डिसेबिलिटी की वजह से अभी वो पेशेंट या वो व्यक्ति पहले के जैसे फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो रिहेबिलिटेशन में ये कोशिश करी जाती है कि वो व्यक्ति अपना प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग को अचीव कर सके या उसके नियर थोड़ा तो पहुंच जाए। तो रिहेबिलिटेशन जो फंक्शन होते हैं या सर्विसेज होते हैं वो कई सारे एरिया में होते हैं, जैसे फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी। तो इसको करने के लिए कंपेशन, एम्पैथी, है ना, ये सब होना चाहिए। और ये पेशेंट सेंटर्ड भी होता है और फैमिली सेंटर्ड भी होता है। रिहेबिलिटेशन के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें रिहेबिलिटेशन के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चेंजिंग रोल ऑफ हॉस्पिटल। तो अब पिछले कुछ वक्त से हॉस्पिटल्स के रोल चेंज हो गए हैं, तो देखते हैं क्या रोल चेंज हुए। द रोल ऑफ हॉस्पिटल हैज चेंज्ड विद एम्फेसिस शिफ्टिंग फ्रॉम क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव। तो पहले हॉस्पिटल का जो मेन रोल था वो था क्यूरेटिव, मतलब हॉस्पिटल नाम हमारे दिमाग में आता है तो हम यही सोचते हैं ना कि हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट ही होगा।
पर अभी जो गवर्नमेंट का मेन फोकस हो गया है वो क्यूरेटिव से हटके वो प्रिवेंटिव पर आ गया है। मतलब वो ये चाहते हैं कि क्यों कोई बीमार हो और उसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े, इससे अच्छा ये है कि उसको वो बीमारी होने ही ना दो। उसके बाद इन पेशेंट केयर टू आउट पेशेंट एंड होम केयर। तो अभी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं उनका जो मेन फोकस है वो है इन पेशेंट केयर से आउट पेशेंट केयर की हो। मतलब पेशेंट को एडमिट ना ही करना पड़े, वही बेटर है। हमें ऐसा अवेयरनेस फैलाना है कि लोगों को इतने अवेयर हो जाएं कि उनको अगर थोड़ा भी सिम्टम दिखे और वो फटाफट से आके उस बीमारी के बढ़ने के पहले ही वो उसका ट्रीटमेंट आके करवा लें, तो उनको भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फोकस शिफ्ट है। एक्यूट टू क्रोनिक इलनेस। तो पहले हॉस्पिटल होते थे ना, हॉस्पिटल में कब जाते हैं, जब कोई एकदम से अचानक से सडनली कोई डिसीज डिसेबिलिटी हो जाती है, सडनली कोई डिसीज प्रॉब्लम हो जाती है, कोई सिम्टम सडनली अपेयर हो जाते हैं तभी। तो अभी क्रोनिक इलनेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं। क्रोनिक इलनेस की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ये है कि पहले सिर्फ थोड़े वक्त के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज मिलते थे, कम वक्त के लिए पेशेंट में एडमिट होते थे। पर अभी कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ऐसे पेशेंट जो कि क्रॉनिकली इल हैं उनको लंबे वक्त तक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में एबल है। टर्शरी एंड सेकेंडरी टू प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अभी गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो टर्शरी या सेकेंडरी से हट के प्राइमरी हेल्थ केयर पर आ गया है। क्योंकि कोई भी बीमारी अगर प्राइमरी लेवल पर ही हम उसको अगर डिटेक्ट कर लें तो पेशेंट को सेकेंडरी और टर्शरी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको प्राइमरी हेल्थ केयर इतना पास में अवेलेबल हो जाए कि वो थोड़ा सा ही सिम्टम उनको दिखे और फटाफट आके वो ट्रीटमेंट करा लें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। और अगर उनको कोई बीमारी है तो उनको सही एडवाइस मिल जाए, सही ट्रीटमेंट मिल जाए ताकि वो बीमारी बढ़ ना पाए और उस पेशेंट को टर्शरी या सेकेंडरी केयर की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं हॉस्पिटल के रोल। तो इसमें देखो प्राइमरी रोल है और चेंजिंग रोल है। पहले प्राइमरी रोल सिर्फ क्यूरेटिव था। अभी रोल जो चेंज हुए उसमें इंटरनल फंक्शंस अलग और एक्सटर्नल फंक्शन अलग है। तो इंटरनल फंक्शन हॉस्पिटल में क्यूरेटिव सर्विस, प्रिवेंटिव सर्विस, हेल्थ प्रमोशन, रिहेबिलिटेशन, ये तो हॉस्पिटल के अंदर होने वाले सर्विसेज होते हैं। तो इनमें भी चेंजेस आए हैं। और एक्सटर्नल फंक्शन में हेल्थ एजुकेशन, अटेंडिंग रेफरल्स, स्पेशलिस्ट सपोर्ट और आउटरीच सर्विसेज, ये चेंजिंग फंक्शन है। एक्सटर्नल फंक्शन है बट चेंज ये भी हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हॉस्पिटल के रोल चेंजेस हो रहे हैं? तो देखो, रीजन ये है एक्सपेंशन ऑफ क्लाइंटेल फ्रॉम डाइंग एंड डेस्टिट्यूट टू ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। तो ये रोल कैसे चेंज हो रहा है, हॉस्पिटल के रोल कैसे चेंज हो रहा है? पहले जो मेन फोकस रहता था वो सिर्फ मतलब जो हॉस्पिटल में कौन एडमिट होता था, जो डाइंग और डेस्टिट्यूट रहते थे, डाइंग और डेस्टिट्यूट पेशेंट रहते थे, उनके लिए ही हेल्थ केयर सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। अभी क्या है कि सभी लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए। मतलब अवेयरनेस इतना ज़्यादा है कि थोड़ा भी सिम्टम अगर उनको दिखता है किसी चीज़ का तो फटाफट ट्रीटमेंट कराने आ जाते हैं। तो ये चेंज हो गया। इसके बाद इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो जो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है जो पॉपुलेशन का, वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया, जिसकी वजह से लोग अब उनके पास स्पेंडिंग पावर ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अच्छा ट्रीटमेंट खरीद सकते हैं। इसके बाद इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस। तो कई सारी चीज़ों की वजह से हेल्थ का जो अवेयरनेस है, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है, वो बढ़ गया है। तो लोग अब चीज़ों को टालते नहीं हैं या सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करते हैं, वो फटाफट आके ट्रीटमेंट कराते हैं। गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर। ये गवर्नमेंट का ड्यूटी भी बन गया है कि अब उनकी पॉपुलेशन को कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। मतलब कुल मिला के हमारे गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव कर दिया है। इसके बाद साथ ही साथ क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ है, कम्युनिकेशन सर्विस भी इम्प्रूव हुए हैं। तो लोग है ना ज़्यादा लंबा सफ़र करके भी अच्छा हेल्थ केयर सर्विस पाने के लिए मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। साथ में कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हुआ है, टेलीफोन, मोबाइल पर टेली कम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन, ये भी इम्प्रूव हुआ है ना। रैपिड एडवांसेस इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नए मेडिकल साइंस में और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से एडवांसेस हुए हैं।
इसकी वजह से भी हॉस्पिटल को अपडेट रहना पड़ता है नई टेक्नोलॉजी और नई मेडिकल साइंस से, तो भी हॉस्पिटल के रोल चेंज हो रहे हैं। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर हॉस्पिटल बेड। पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से हॉस्पिटल में बेड का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो हॉस्पिटल चेंज हो रहा है। रीओरिएंटेशन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम विद एन एम्फेसिस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो रीओरिएंट हो रहा है, और वो उसका जो ज़्यादा एम्फेसिस जो दे रहा है वो प्राइमरी हेल्थ केयर की ओर ज़्यादा उनका फोकस है। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए, चेंजिंग रोल ऑफ हॉस्पिटल हो गए। अभी जो लास्ट टॉपिक इसमें आया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, तो यहाँ पर सिर्फ हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। All government hospitals are under control of state government of particular state. There is an administration provided by government of state. Under the administration, two divisions of hospital work are carried out. तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एम्स हो गया, रेलवे हॉस्पिटल रहेंगे वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, बट वो कंट्रोल में रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर मैं एक बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं उतने हॉस्पिटल तक की बात कर रहा हूँ। तो ये जो होता है इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्टेट के थ्रू, और इनका जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का टू डिवीज़न होता है। किसी भी हॉस्पिटल को काम अच्छे से काम करने के लिए उनके दो डिवीज़न बनाए जाते हैं। पहला तो होता है बिजनेस मैनेजमेंट और दूसरा होता है प्रोफेशनल केयर ऑफ द पेशेंट, या इसको अपन प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है? बिजनेस मैनेजमेंट में इट इंक्लूड्स अकाउंटिंग, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री। कोई भी हॉस्पिटल है तो एक हॉस्पिटल क्या है, एक बिल्डिंग है तो उसमें वहाँ यूटिलिटीज चाहिए, मतलब पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज सिस्टम, सफाई कर्मचारी, ये सारे लोग चाहिए। अब वहाँ पर चूंकि लोग काम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग भी चाहिए। इसके बाद होता है प्रोफेशनल केयर ऑफ द पेशेंट। ये जो है ये मेन काम है हॉस्पिटल का। तो दीज आर सेपरेट डिपार्टमेंट इन प्रोफेशनल केयर ऑफ द पेशेंट। ये अलग डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि पेशेंट को प्रोफेशनल केयर प्रोवाइड करते हैं। ईच डिपार्टमेंट इज नीडेड बाय स्पेशलिस्ट एंड ही इज द इंचार्ज ऑफ द सेम। तो अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें कई सारे डिपार्टमेंट रहेंगे, और जब कई सारे डिपार्टमेंट रहेंगे तो उस डिपार्टमेंट को हेड करने वाला कोई चाहिए। तो हेड जो रहता है वो सीनियर कोई स्पेशलिस्ट रहता है। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, सर्जिकल डिपार्टमेंट हो गया, डाइटरी डिपार्टमेंट हो गया, सोशल सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो इतने सारे डिपार्टमेंट एक हॉस्पिटल में होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी चाहिए पड़ते हैं, एचओडीज भी चाहिए पड़ते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, तो इट हैज़ वेरियस क्लिनिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज। जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है या जो हॉस्पिटल का प्रोफेशनल डिपार्टमेंट जो होता है, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट था और प्रोफेशनल मैनेजमेंट था। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपने क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जिकल, ऑब्स्टेट्रिक, ईयर, नोज एंड थ्रोट, मतलब ईएनटी डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, ऑप्थेल्मोलॉजी या आई डिपार्टमेंट, डेंटल, ऑर्थोपीडिक, यूरोलॉजिक, गायनोकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक केयर। तो कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है हॉस्पिटल का जो बेड स्ट्रेंथ है वो क्या है, या कि वो उस हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है। Service is designated by the place where the treatment is given, such as operation theatre, OPD, emergency room, diet, X-ray, laboratory, various special therapy department। तो अलग अलग डिजिग्नेशन वाले लोगों को अलग अलग टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करे जाते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा टॉपिक हॉस्पिटल, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।